Subject is cost accounting and the topic is overheads. ओवरहेड क्या होता है? ओवरहेड इस तरह का एक्सपेंडिचर है, कैसा एक्सपेंडिचर है जो हमारी प्राइम कॉस्ट के ऊपर होता है। यानी प्राइम टोटल एक्सपेंडिचर में अगर हम अलग करना चाहें तो प्राइम कॉस्ट प्लस ओवरहेड्स होते हैं। एक और तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कि ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट्स, सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट जो इनकर की गई हैं किसी भी गुड्स को या सर्विस को प्रोड्यूस करने में। बहुत तरह के टर्म्स इनको हम ओवरहेड्स को ऑन को कॉस्ट भी बोलते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी बोला जाता है। बेसिकली ये इस तरह के एक्सपेंसेस हैं जिनको हम डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते या रिलेट नहीं कर सकते किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट या सर्विस से। इस तरह के होते हैं ओवरहेड, ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिन्हें हम एलोकेट नहीं कर पाते, अपोर्शन करना पड़ता है हमें अमंग वेरियस कॉस्ट सेंटर्स और अमंग वेरियस प्रोडक्ट्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं ओवरहेड क्लासिफिकेशन के? बहुत तरह के ओवरहेड्स होते हैं। हमने कहा कि एलोकेट नहीं, अपोर्शन करते हैं। इनके सबके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? सबसे पहले क्या है, ओवरहेड क्लासिफिकेशन इम्पॉर्टेंट है, नेसेसरी है। क्यों? प्रॉपर अकाउंटिंग के लिए। जब तक प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं होगी, प्रॉपर अपोर्शनमेंट नहीं होगी, प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं होगी ओवरहेड्स की, तब तक हमारे अकाउंट्स हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएंगे। अनदर इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इज़ कॉस्ट कंट्रोल। अगर हम ओवरहेड्स को प्रॉपरली वेरिएबल, सेमी वेरिएबल या जो भी क्लासिफिकेशन है उसके हिसाब से नहीं क्लासीफाई करते हैं, तब तक हम कॉस्ट कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। कॉस्ट कंट्रोल हम तभी कर पाते हैं जब हमें कॉस्ट के बारे में एकदम डिटेल में पूरी इन्फॉर्मेशन मिले। उसके बाद ओवरहेड क्लासिफिकेशन हमें बहुत तरह के बजट्स प्रिपेयर करने में, कोई फ्लेक्सिबल बजट बनाने में, करंट बजट है किसी डिपार्टमेंट का, ये सब बनाने में हेल्प करता है। सो ओवरहेड क्लासिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन कॉस्ट अकाउंटिंग। किस किस तरह की क्लासिफिकेशन होती है? हमें समझ में आ गया ओवरहेड्स क्या होते हैं, हमें समझ में आ गया कि क्या ऑब्जेक्टिव होता है ओवरहेड क्लासिफिकेशन का। अब हम पढ़ेंगे एक एक करके कि क्या क्या क्लासिफिकेशंस हैं ओवरहेड की। 4 बेसिस होते हैं, फंक्शन वाइज, बिहेवियर वाइज, एलिमेंट वाइज, कंट्रोल वाइज। ये 4 मेन क्लासिफिकेशंस हैं जिनकी बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है कॉस्ट को। एक एक करके हम सबके बारे में पढ़ेंगे, सबकी डिटेल्स भी पढ़ेंगे हम लोग। पहले पढ़ते हैं फंक्शन वाइज क्लासिफिकेशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। 5 टाइप्स है फंक्शन वाइज: फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओवरहेड्स। अभी फैक्ट्री ओवरहेड क्या होते हैं? इसको वर्क ओवरहेड्स भी कहा जाता है या प्रोडक्शन ओवरहेड या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स भी कहा जाता है। ये ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो प्लेस ऑफ प्रोडक्शन पे होते हैं। ये कॉमन एक्सपेंसेस होते हैं। किस तरह से हो सकते हैं? कोई एग्जांपल मैं आपको देके बताती हूँ किस तरह की फैक्ट्री ओवरहेड्स हो सकते हैं। मे बी फैक्ट्री में जो इलेक्ट्रिसिटी लगती है, फैक्ट्री पावर, मे बी डेप्रिसिएशन ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी, इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री, रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे जो लगता है, या फिर सैलरी ऑफ फॉरमैन, सुपरवाइज़र, फैक्ट्री मैनेजर। ये सब क्या होते हैं? हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स में आते हैं। ऑफिस ओवरहेड्स वो सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन को या ऑफिस को मेंटेन करने में, रन करने में हेल्प करते हैं हमें। कोई भी हमारे रनिंग एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि कोई बैंक चार्जेस हैं, कोई ऑफिस की लाइटनिंग है, ऑफिस का रेंट है, ऑफिस का इंश्योरेंस है, कोई पोस्टेज या स्टेशनरी है, टेलीफोन चार्जेस हैं, ये सब ऑफिस ओवरहेड्स में आते हैं। सेलिंग ओवरहेड्स में एक्सपेंसेस आते हैं जो सेल्स प्रमोशन के लिए, सेल्स को मेंटेन करने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं। क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं? कोई हम सैम्पल्स देते हैं सेल इंक्रीज़ करने के लिए, फ्री गिफ्ट्स या आफ्टर सेल सर्विस, या फिर जो शोरूम एक्सपेंसेस या सेल्स पर्सोनल की सैलरीज़ हैं। इनफैक्ट एडवर्टाइजमेंट इज़ ऑल्सो इन सेलिंग ओवरहेड्स। अनदर इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कौन से हो गए? ये वो एक्सपेंसेस हैं जो प्रोड्यूसर के ऑर्डर प्लेस करने से लेके प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक, जब तक गुड्स नहीं पहुंचते हैं तब तक, जो भी मतलब प्रोड्यूसर के पास जो ऑर्डर प्लेस करता है कस्टमर ने आपको ऑर्डर दे दिया, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट
प्रोडक्शन के पॉइंट से कंजम्पशन के पॉइंट तक पहुंचने तक जो भी एक्सपेंसेस आते हैं वो सब आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में। क्या हो सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन? डिलीवरी समझ लीजिए आप, डिलीवरी ऑफ गुड्स के लिए जो भी कॉस्ट होती है, कोई कैरेज आउटवर्ड की पैकिंग कॉस्ट है, कोई स्पेशल आपको पैकेजिंग करनी पड़ती है, किसी वेयर हाउस में रखना पड़ता है, डिलीवरी वैन के एक्सपेंसेस हैं, या डिलीवरी वैन का कोई इंश्योरेंस है, या कोई रिपेयर मेंटेनेंस है उसकी, ये सब डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में आते हैं। लास्ट टाइप ऑफ फंक्शन वाइज ओवरहेड इज़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। कोई भी नया प्रोडक्ट या नया मेथड बनाने के लिए, कोई नई नई टेक्निक के लिए जो रिसर्च होता है उसके सब एक्सपेंसेस, जैसे कोई मटेरियल यूज़ किया आपने उसकी कॉस्ट, सैलरी पे किया आपने रिसर्च एंड R&D स्टाफ को उसके लिए, कोई टेस्ट किया, कोई ट्रायल रन किया, उन सब की कॉस्ट आएगी रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओवरहेड्स में। R&D ओवरहेड्स बोलते हैं इनको शॉर्ट फॉर्म में। नेक्स्ट टाइप ऑफ ओवरहेड क्लासिफिकेशन इज अकॉर्डिंग टू बिहेवियर, कि जो एक्सपेंस हुआ है, जो एक्सपेंडिचर हुआ है उसका बिहेवियर कैसा है। ठीक है, एक एक करके टाइप समझेंगे, टाइप से ज़्यादा क्लियर होगा आपको। पहले फिक्स्ड ओवरहेड। फिक्स्ड ओवरहेड नाम से क्या समझ में आ रहा है? फिक्स हो गया, यानी कि अब चेंज नहीं किया जा सकता। तो ये ऐसे ओवरहेड्स हैं जो अनइफेक्टेड रहते हैं वॉल्यूम ऑफ आउटपुट के चेंज से। आप 500 यूनिट बनाएंगे तब भी वो फिक्स्ड ओवरहेड उतने रहेंगे, आप 1000 बनाएंगे तब भी वो उतने ही रहेंगे। तो आउटपुट के वॉल्यूम की इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने से उनमें चेंजेस नहीं आते हैं, मोस्टली चेंजेस नहीं आते हैं। एक पॉइंट के बाद हो सकता है आ जाएं। किस तरीके से? जैसे फैक्ट्री बिल्डिंग का रेंट है, अब आपका रेंट है 20,000 रुपये। अब आप उसमें कोई भी काम ना करें, आप उसमें 1000 यूनिट प्रोडक्शन करें, 1 लाख करें, जिसने आपको रेंट पे दिया है उसे सिर्फ अपने 20,000 रुपये रेंट से मतलब है। ठीक है, या कोई इंश्योरेंस चार्जेस हैं आपकी फैक्ट्री के, ऑफिस के, ये सब फिक्स चार्जेस में आते हैं। उसके बाद आता है वेरिएबल ओवरहेड्स, जो वेरी करता रहता है। कैसे वेरी करेगा? प्रोडक्शन इंक्रीज़ या डिक्रीज़ के हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट वेरी करता रहता है। प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा होगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा होगी। क्या हो सकते हैं वेरिएबल कॉस्ट के एग्जांपल्स? पावर चार्जेस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस चार्जेस, कोई हीटिंग एक्सपेंसेस हैं, कोई इनडायरेक्ट मटेरियल एक्सपेंसेस हैं, कोई इनडायरेक्ट लेबर एक्सपेंसेस हैं, ये सब वेरिएबल कॉस्ट में आता है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती रहती है जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज़ होता है। अनदर टाइप ऑफ ओवरहेड इज सेमी वेरिएबल ओवरहेड। अब हमने फिक्स्ड पढ़ लिया, अब हमने फ्लेक्सिबल पढ़ लिया, अब ये सेमी वेरिएबल कौन से ओवरहेड हो जाते हैं? देखिए, सेमी वेरिएबल एक ऐसे ओवरहेड है जो फिक्स्ड और वेरिएबल का मिक्स्ड फॉर्म है। मिक्स्ड क्यों बोला जाता है इनको? क्योंकि कुछ पोर्शन ऑफ कॉस्ट फिक्स रहता है, कुछ वेरिएबल रहता है। ठीक है, एक अच्छे इसका एग्जांपल होता है टेलीफोन चार्जेस। टेलीफोन चार्जेस में क्या होता है कि कुछ सर्टेन अमाउंट फिक्स रहता है आपका। जैसे पुराने ज़माने में लैंडलाइन होते थे कि आप फ़ोन करें ना करें 100-150 रुपये बिल तो आएगा ही आएगा आपका। उसके ऊपर आप जितने कॉल्स करेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपका वेरिएबल पार्ट रहेगा, बिल इंक्रीज़ होता रहेगा। सो कुछ पोर्शन आपका टोटल कॉस्ट का फिक्स रहेगा, उसके बाद कुछ आपका अकॉर्डिंग टू द यूसेज या अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ यूनिट्स वॉल्यूम चेंज होता रहेगा, इंक्रीज़ होता रहेगा। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स इज अकॉर्डिंग टू एलिमेंट्स। It can be indirect material, it can be indirect labor, or it can be other indirect expenses. Indirect material क्या होता है? ऐसा मटेरियल जो आपके फाइनल प्रोडक्ट या सर्विस में विजिबल नहीं है। अगर विजिबल होगा तो उसको डायरेक्ट माना जाएगा, अगर इनविजिबल है या फिर बहुत छोटा है, मतलब बहुत ही माइन्यूट कॉस्ट है कि उसकी कैलकुलेशन पॉसिबल ही नहीं है, कोई 50 पैसे या 15 पैसे है कि उसकी अलग से कैलकुलेशन करना फिजिबल नहीं है। ये सब बात है इनडायरेक्ट मटेरियल में। कैसे? जैसे बुक बाइंडिंग होती है, बुक बाइंडिंग में ग्लू लगता है। अब वो ग्लू नहीं लगेगा तो बुक बाइंड भी नहीं होगी, लेकिन वो ग्लू इतना मिनिमम है कि अगर हम बुक की कॉस्ट में ग्लू की कॉस्ट निकालें तो हार्डली 50 पैसे या 70-80 पैसे आएगा। ये सब एग्जांपल्स होते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल के। या मशीन्स में कोई ल्यूब्रिकेंट यूज़ हो रहा है, कोई ग्रीस यूज़ हो रहा है, ये सब होते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल। नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर वो है जो प्रोडक्शन में डायरेक्टली इंगेज नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली हेल्प करता है प्रोडक्शन में। कैसे? स्वीपर्स हैं। स्वीपर्स क्या करते हैं? लेट्स से डेली जो कूड़ा फैल जाता है आपके प्रोडक्शन फ्लोर पे उसको सफाई करते हैं, सो दे ऑल्सो हेल्प यू। वॉचमैन हैं,
आपके गोदाम के बाहर एक वॉचमैन बैठे रहता है, आपके वेयर हाउस के बाहर, ही मेक श्योर दैट द स्टॉक इज़ सेफ। कोई स्टोर कीपर है, कोई टाइम कीपर है, ये सब इनडायरेक्ट लेबर में आता है। देन दे आर इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस। So these expenses are not incurred specifically for a particular job or any process, right? They are incurred in general. In general, as in, for example, taxes. Taxes are paid by the company. So taxes are not paid for production of a particular product as such. They are paid for the factory or company overall. Maybe printing and stationery expenses, maybe telephone expenses or advertisement expenses. So these are under indirect other expenses. Next classification is according to the controllability. This is the last type of classification, the fourth type. तो controllability के हिसाब से कौन से हो सकते हैं? दो तरह के हो सकते हैं, controllable overheads and uncontrollable overheads. So controllable overheads वो होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन इन्फ्लुएंस कर सकती है, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने लेबर लगाया हुआ है आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, आपको लगता है कि कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा मंदी आ गई है, तो मे बी आप उनको ये बोल सकते हो कि इस साल आपको बोनस नहीं मिलेगा। यू कैन कंट्रोल कि आपको दिवाली बोनस नहीं मिलेगा या आपको न्यू ईयर बोनस नहीं मिलेगा, क्योंकि हम अभी फ़ायदे में नहीं, हम नुकसान में चल रहे हैं। सो यू हैव बीन एबल टू कंट्रोल और चेंज, और आप एक चेक रख पा रहे हैं अपनी कॉस्ट पे, राइट। अब अनकंट्रोलेबल ओवरहेड्स कौन से होते हैं? जो आपके अंडरटेकिंग या आपकी फैक्ट्री, आपकी कंपनी के हाथ में नहीं होते हैं ज़्यादा से। कैसे? अभी आपकी बिल्डिंग का रेंट है, मान लीजिए फैक्ट्री बिल्डिंग का रेंट है, अभी कोविड हो या ना हो, जिसने आपको रेंट पे दिया उसको रेंट चाहिए। आप प्रोडक्शन करें या ना करें, आपके कस्टमर ख़रीदने आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है। वो अनकंट्रोलेबल है, आप चाह के भी उसको कम ज़्यादा नहीं कर सकते हो। सो कुछ आइटम्स, कुछ कॉस्ट होती हैं कंट्रोलेबल जो आते हैं कंट्रोलेबल ओवरहेड्स में, कुछ होती हैं अनकंट्रोलेबल जो फैक्ट्री या कंपनी के हाथ में नहीं होते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि किस तरह का हमारा नेचर है ओवरहेड का, तभी कॉस्ट अकाउंटिंग में हम उसको एक्चुअली में प्रॉपर प्लेसमेंट कर सकते हैं, प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं उसका कॉस्ट अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए। हमने 4 तरह की क्लासिफिकेशंस पढ़ी हैं ओवरहेड की। पहले हमने पढ़ा कौन सी क्लासिफिकेशन के बारे में? फंक्शन वाइज क्लासिफिकेशन। देन वी स्टडीड अबाउट द बिहेवियर वाइज क्लासिफिकेशन, then element wise classification, and lastly about control wise classification. हमने सारी तरह क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ा। इन क्लासिफिकेशंस के बारे में अच्छे से पढ़ने के बाद ही आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं अबाउट हाउ वी कलेक्ट दीज ओवरहेड्स, हाउ वी अपोर्शन एंड एलोकेट दीज, एंड व्हाट आर द मेथड्स, वो सब हम आगे कवर करेंगे।